इस्तेमाल किया कि हम किस तरह ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त वो वसाइल नहीं हैं जो कि इंशाअल्लाह होंगे आने वाले सालों में, क्योंकि कर्ज़ों की वजह से और कर्ज़ों की किस्तें देने की वजह से हमारे पास बड़ा कम पैसा होता है खर्च करने के लिए। और सारे पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ जगह से पैसे के ऊपर डिमांड है कि गवर्नमेंट इधर भी मदद करे, और यानी हर जगह से डिमांड है। तो उसके बावजूद इस तरह का पैकेज लेके आना मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए भी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया है। बड़ा अपना ज़हन इस्तेमाल करके इस तरह का पैकेज लेके आए हैं। अच्छा, मैं अब आपको अपना रिश्ता आपको बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान से क्या रहा है। मैं जब 15 साल का था तो पहली दफ़ा मैं अपने स्कूल के साथ ये सारे इलाके में आया, गिलगित आया। और फिर उन दिनों में तो सड़कें ऐसी थी, मुझे जो सबसे अभी भी चीज़ याद है कि वो कभी मुझे ज़िंदगी में इतना खौफ नहीं आया जो वो छोटी सी जीप एक सड़क के ऊपर चल रही होती थी। अभी काराकोरम हाईवे नहीं बना था, बनना शुरू हुआ था, लेकिन जो सड़कें थी, यानी कभी आपने, मैं तो दाद दूंगा वो जो ड्राइवर चलाते थे जीपों वाले उन सड़कों के ऊपर के वो सिर्फ वही चला सकते थे। कोई और कहीं से दुनिया में ड्राइवर आके इन सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकता था। और वो फिर ये भी था कि मुझे याद है हम जीप में जब जा रहे होते थे तो हर थोड़े 1-2-3 मीलों के बाद नीचे हजारों फुट नीचे एक टूटी हुई जीप गिरी हुई होती थी, यानी ऊपर से जीप नीचे गिरी होती थी। तो वो और खौफ आ जाता था कि फिर अल्लाह याद आ जाता था कि अल्लाह सही तरह वापस भी ले जाएं। तो और फिर मुझे ये भी याद है कि हम जब ट्रैक करते थे तो जब किसी गांव के पास आते थे, बल्कि हुंजा, तब हुंजा भी, करीमाबाद भी छोटा सा शहर था, तो मुझे याद है वहाँ लोग फल लेके बाहर खड़े होते थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं था। ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ था दुनिया से। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें हैं, इन इलाकों में कल्चर मुख्तलिफ है, वो इसलिए हैं कि ये सारे इलाके एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं थे, क्योंकि सड़कें इतनी मुश्किल थी। मुझे वहाँ वो ख़ास तौर पर जो स्कर्दू से जो गिलगित का रास्ता है, मुझे तब की बात याद है। वो लोग ये जब कहते थे कि जैसे जो भी उस स्कर्दू से गाड़ी में निकलता था गिलगित जाने के लिए, तो पहले उसकी सारा घर वाला आकर उसको खुदा हाफिज कहने आता था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद वापस नहीं आएगा। ये वो सड़क थी गिलगित, अभी भी बड़ी ख़तरनाक है। अब हम पैसा खर्च कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब मैं ये इलाका देखा, उसके बाद मैं दुनिया में गया, बाहर पढ़ने भी गया। फिर मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो खूबसूरत इलाके समझे जाते थे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सब इलाकों में मैं गया। तो जब भी मैं गया मुझे इस चीज़ का फ़ख्र होता था कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो दुनिया में कोई उस इलाका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान है। और उसके बाद भी एक तो मैं क्रिकेट में मसरूफ़ हो गया, गर्मियों में बाहर क्रिकेट खेलता था। जैसे ही मैं बाहर क्रिकेट से फारूक हुआ तो पहली चीज़ मैंने की, फिर वापस आया इस इलाके में। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान में जो अपने मेरे दोस्त थे लाहौर से, वो आना ही नहीं चाहते थे। उनको खौफ था कि पता नहीं वहाँ जाएंगे, वो अजीब सा, कोई इस इलाके में आया ही नहीं था। तो मैं अपने बाहर से जो मेरे दोस्त थे, वो मेरे दोस्त आया करते थे यहाँ मेरे साथ। मेरे जो लाहौर में बड़ी मुश्किलों से किसी एक आध को खींच के लाता था, बाकी यहाँ से आते ही नहीं थे। तो बाहर से जब लोग आए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक एक मेरा जो भी बाहर से मेरे दोस्त यहाँ जब आए, सब ने एक ही चीज़ कही कि इससे खूबसूरत दुनिया में कोई इलाका नहीं है। तो तब से मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया
तो जब मैं इस इलाके के लिए कुछ करूंगा, मैं सिर्फ इस इलाके की मदद नहीं करूंगा, मैं अपने मुल्क की मदद करूंगा। और मैंने आज से 30 साल पहले एक किताब, एक यानी कॉफ़ी टेबल बुक, जिसकी तस्वीरों वाली किताब लिखी, इंडस जर्नी उसका मैंने नाम रखा। और वो जब मैंने ये सारा इलाका, दोसाए, ऊपर स्कर्दू, सारे इलाके में साथ फोटोग्राफर को लेके गया तस्वीरें लेते हुए, तो जब वो किताब बाहर मैंने जब पब्लिश हुई इंग्लैंड में, तो सारे लोग दंग हो गए कि ये भी है पाकिस्तान। यानी शहरों का तो पता था उनको, लेकिन पाकिस्तान के बाकी इलाकों को किसी को बाहर नहीं पता था। और किताब मैंने लिखी इसलिए कि बाहर के लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में कितनी खूबसूरत है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि बाहर के लोगों की तो दूर की बात है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि यह मुल्क कितना खूबसूरत है। हमारे अपने लोगों को नहीं पता। हमारे हुक्मरान सारी छुट्टियों के अंदर लंदन जाते हैं, बच्चे उनके लंदन रहते हैं, उनको क्या पता पाकिस्तान का। सारी प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, ये तो फिर ही नहीं हुए पाकिस्तान में। इसलिए इन्होंने कभी इस एरिया का सोचा ही नहीं। सोचा इसलिए नहीं क्योंकि देखा ही नहीं इन्होंने। ज्यादा से ज्यादा एक जहाज में आके यहाँ गिलगित या इधर से चले गए वापस। ये जो बाकी सारा इलाका है, किसी को तो पता ही नहीं इसका। तो जब हमारी हुकूमत आई, तब से हमारा फैसला ये था कि हम इस खित्ते का जो पोटेंशियल है उसको ऊपर लेके आए। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, हाँ इंडस्ट्रियल जोन भी होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन भी सिर्फ एक ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो कुर्बानी है यहाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, दुनिया में मैंने कभी इस तरह की कुर्बानी टेस्ट नहीं की जो ये इस इलाके में है। सारे नगर हुंजा, ऐसी कितनी कहीं दुनिया में नहीं ऐसी। लेकिन वो लास्ट नहीं करती, आप उसको ले जा नहीं सकते बाहर, वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो फूड प्रोसेसिंग है, इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है, तो उस तरह की इंडस्ट्री तो लग सकती है। लेकिन असल आपका पोटेंशियल टूरिज्म का है। और अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे प्रेजेंटेशन दी स्विट्ज़रलैंड का और गिलगित बल्तिस्तान का मुवाजना किया हुआ है। ये दुगना इलाका है स्विट्ज़रलैंड से, ज़मीन में ये दुगना इलाका है, ये सिर्फ जो गिलगित बल्तिस्तान है। उसके अलावा इस इलाके में जो पहाड़ हैं, जो खूबसूरती है, वो स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा है। आधे तो दुनिया के जो बड़े ऊंचे तरीन पहाड़ हैं, 12 ये जो सबसे बड़ी पीक्स हैं, तकरीबन आधी तो इस इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ। तो यहाँ जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, किसी को इस मुल्क में अंदाज़ा नहीं है। मैं सिर्फ आपको फिगर देता हूँ, मैंने 2 फिगर्स देखी हैं कि स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म से कितना पैसा कमाता है। तो पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान का जो सारी हम एक्सपोर्ट करते हैं, सारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुश्किल से 25 अरब डॉलर है, और माशाल्लाह हमारे दौर में अब ये बढ़ रही हैं एक्सपोर्ट्स। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ टूरिज्म से 60 से 80 अरब डॉलर कमाता है। तो आप ये सोचें कि अगर वो आधा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान से, अगर हम इसको डेवलप कर लें, तो आप सोचें कि मैं कहता हूं कि आपको तो फ़ायदा होगा ही यहाँ, लेकिन हमारे मुल्क का कितना फ़ायदा होगा, सारे पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा। हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपको रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी। तो दोनों के लिए तो ये जो हम पैकेज लेके आए हैं, ये सिर्फ आपकी भला के लिए, आपके लिए बेहतरी के लिए नहीं लेके आए, ये सारे पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा सारे मुल्क को होगा। जब गिलगित बल्तिस्तान अपने आप को टूरिज्म के लिए तैयार करेगा, सही माने में डेवलपमेंट होगी, सारा फ़ायदा सारे हमारे मुल्क को होगा। और मैं आज एक दाद देना चाहता हूँ। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं, उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त।
लेकिन मुझे जो आज बड़ी खुशी है कि इस एक फ़ैसला जो किया, जो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैंने सही फ़ैसला किया, वो खालिद को आपका वज़ीर आला बनाने का। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक इंसान, हमारे बदकिस्मती से हमारे जो लोग, जो इंसान हमारे पॉलिटिक्स में आते हैं, वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं। और उनके अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, लेकिन कोई गैर कानूनी चीज़ करके नहीं, बस अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए। हालांकि अगर मैं इक़्तिदार से अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाऊं तो इसको करप्शन कहते हैं। करप्शन की डेफिनेशन ये है कि मैं अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करूं अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे क्योंकि इतना बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इसको कोई करप्शन नहीं समझता। और इसके दूसरी जो लोग हैं वो हैं जो यहाँ से पैसा चोरी कर कर के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम हैं। 2 तरह नुकसान पहुंचाते हैं। एक, वो पैसा चोरी कर लेते हैं जो हमारे मुल्क में खर्च होना चाहिए। दूसरा, जब वो मुल्क से बाहर लेके जाते हैं तो हमें दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि डॉलर लेके बाहर पहुंचाते हैं। तो जब डॉलर मुल्क से बाहर जाता है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया कमज़ोर हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। और जब रुपया गिरता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मुल्क में गुर्बत आ जाती है। तो एक तो ये है कि और सारी दुनिया में इस तरह के जो पॉलिटिक्स में आते हैं ना, और नाम लेते हैं अवाम का और इक़्तिदार में आके अपना पेट पालना शुरू कर देते हैं, इनको सारी दुनिया में बुरा भला समझा जाता है, ऐसे पॉलिटिशियंस को। दूसरी कैटेगरी, और इसमें काफ़ी लोग फिट इन हो जाते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि वो इक़्तिदार से फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए भी काम कर देते हैं। लेकिन काम वो करते हैं जिससे वोट्स मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर इस कैटेगरी में लोग आ जाते हैं। और फिर एक ख़ास कैटेगरी है, जब उस कैटेगरी में ज़्यादा लोग आ जाएं, वो मुल्क ऊपर आ जाता है। वो है जिधर सियासत एक इबादत बन जाती है। वो सबसे बड़े दुनिया के लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया कि उन्होंने जो उनकी जो रियासत थी, जो उनका इक़्तिदार था, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की बेहतरी के लिए था। अपनी ज़ात उन्होंने बिल्कुल बीच में से निकाल दी। तो जो भी जैसे जैसे, पहले तो बहुत ही गरीब थे, उम्मा मदीना की रियासत में बड़ा बुरा हाल था, लेकिन जैसे जैसे पैसा आया, वो सारा पैसा उन्होंने लोगों के ऊपर खर्च किया, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया, कमज़ोरों के लिए, माजूरों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बना दी। और अपने लिए कोई महल नहीं बनाए, उसी मस्जिद नबी में जिस दिन पहले दिन मदीना आए थे उसी में रहे, सादगी में जिंदगी गुजारी। आज तक हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज तक हम उनसे इतनी इश्क करते हैं, हमारे दिलों में वो बसते हैं। सारी जिंदगी आने वाली दुनिया के लिए उन्होंने बता दिया कि असल में इक़्तिदार जब आपको मिलता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। और हर आदमी, जिस तरह जब हज़रत उमर खलीफा बने तो उन्होंने कहा कि अगर एक कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। मतलब ये कि जो गुर्बत है, जो लोग तकलीफ में हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इक़्तिदार में आने वाले लीडर के लिए। तो मुझे जो चीज़ पसंद आई खालिद के अंदर, मैंने इसके अंदर जुनून देखा है कि ये सारा वक्त सोच रहा होता है कि कैसे अपने इलाके के लोगों की ये मदद करे, कैसे अपने इलाके को बेहतर करे। इसलिए हम जब हमारे पास ये प्रपोजल लेके आता है तो हम फिर पूरी इसकी मदद करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये अपने लोगों का सोच रहा है।
हम उसको कैसे पैसा दें जो हमें पता है कि उसने आधे कमीशंस खा लेनी है या बाहर पैसा भेज देना है। तो जब हमें यह पता चले कि एक ऐसा लीडर है और उसकी काबीना ऐसी है जो अपने लोगों का सोच रही है, तो यकीन करें कि ये तो हमने शुरुआत ही की है ना 370 अरब की। 5 सालों में जो 370 अरब इस इलाके में कभी इतना पैसा नहीं खर्च हुआ पहले। लेकिन ये हम आपके लिए आपकी मजीद और मदद करते रहेंगे। जैसे जैसे आप चाहेंगे हम आपकी और मदद करेंगे। मैं आज आपके सामने पेशेंट गोई करता हूं। खालिद, आप सही तरह टूरिज्म को संभाल लें। अगर आपने ये टूरिज्म को सही तरह संभाल लिया, आप यकीन करें कि आप सेंटर से पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा मांगा करेंगे कि जी हमें भी पैसा दो थोड़ा सा। ये आप उधर बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप अल्लाह ने आपको किस नेमत से नवाजा हुआ है। हमें भी, पाकिस्तानियों को भी। लेकिन आप जिस खिते में बैठे हुए हैं, देखें, ये वो इलाका है जिधर सर्दियों और गर्मियों में दोनों टूरिज्म होगी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है स्कीइंग टूरिज्म में जो स्विट्जरलैंड पैसा बनाता है वो ज्यादा पैसा स्कीइंग से बनवाता है। उनका पैसा गर्मियों में, जिस तरह हमारे लोग तो गर्मी से बचने के लिए आते हैं, वो उसका कम पैसा उधर से बनता है। ज्यादा पैसा बनता है जब वो स्कीइंग के लिए जब लोग आते हैं, तो उनके लिए जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो होटल्स बनाते हैं, उधर लोग पैसा खर्च करते हैं। उससे सबसे ज्यादा फायदा स्विट्जरलैंड को होता है। तो आप तो गिलगित बल्तिस्तान में उधर बैठे हुए हैं जिधर गर्मियों में तो वैसे ही सारे पाकिस्तान ने यहाँ पहुंच जाना है। वो गर्मी में नीचे लोग तो यानी दुआ कर रहे होते हैं किसी तरह ये ठंडे इलाकों में आए। तो पहले तो आपको वो ही फायदा है। बाहर से टूरिज्म आए या ना आए, पाकिस्तान ने तो पहुंच ही जाना है यहाँ से, जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती रहेगी। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब लाहौर से फ्लाइट आई स्कर्दू, तो होटल्स में जगह ही नहीं थी। वैसे भी अगर वो ना भी लाहौर से फ्लाइट है, वैसे ही आपके होटल्स में जगह नहीं थी। जब मैं 3-4 साल पहले अपने बेटों को लेके आया था यहाँ, तो तब भी आपके सारे होटल भरे हुए थे। सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है, जो हम मदद आपकी करेंगे इंशाल्लाह, आपको जो कर्जे दिलवाएंगे, आपने अपनी ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी प्लान तरीके से काम करना है। बिकॉज ये मेरी ये भी बात सुन रहे हैं कि अगर आपने ये सही तरह ना किया तो टूरिज्म नहीं आएगी। यानी अगर आपने अपने इलाके ख़राब कर दिए, सही आपने टाउन प्लानिंग ना की, गंदगी पड़ी हुई, आपने अगर अपने ये पहाड़, अपने जो दरख्त, जो जंगलात, इनको ना आपने इनकी देखभाल ना की, अगर आपने, जिसको इको टूरिज्म कहते हैं, कि जो टूरिज्म जो एनवायरनमेंट के साथ चलती है, जिस तरह अब स्विट्जरलैंड के अंदर फ़र्क क्या है, सारे ही स्विट्जरलैंड के अंदर कानून ऐसे बने हुए हैं कि इधर ये हैं स्कीइंग स्लोप्स, सिर्फ स्कीइंग हो सकती है यहाँ। ये है जिधर सिर्फ उनकी गाय चर सकती है, उसके बाहर नहीं वो जा सकती। ये है जो जंगल जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस इलाके में आपके घर बनेंगे और घर भी इस तरह के बनेंगे। और फिर सारा जो उनकी जो म्युनिसिपल लोकेलिटीज़ हैं, वो फिर एक एक चीज़ देखती है कि कोई गंदगी तो नहीं डाल रहा कोई, क्योंकि वो फिर मुश्तरका सबका फ़ायदा हो जाता है कि अगर वो टूरिज़्म के लिए जगह अच्छी हो तो सारों का फ़ायदा है। तो इसलिए फिर सारी कम्युनिटी मिल के वो जगहों को साफ रखती है। और आपकी खुशकिस्मती ये दूसरी ये है कि यहाँ क्योंकि ये इलाके कट ऑफ थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ से गिलगित जाना इस तरह लगता था किसी दूसरे मुल्क में जाना। स्कर्दू तो भूल ही जाओ ना, गिलगित से स्कर्दू जाना, वो तो दिनों में पहुँच। तो ये कट ऑफ था सारा। उसकी वजह से जो यहाँ की आपकी कम्युनिटी सिस्टम है, जिस तरह लोग आपस में रहते हैं, ये कहीं और पाकिस्तान में इस तरह नहीं रहते। जिस तरह यहाँ इलाकों के अंदर आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ या मैं स्कर्दू के अंदर था तो मैं वो गांव में फिर रहा था, मैं उनके थाने में गया, मैंने कहा मुझे बताओ यहाँ कत्ल कितने हुए हैं अभी तक। उन्होंने कहा सारी तारीख में नहीं कत्ल हुआ उस थाने में।
आप सोचें कि अगर हम पख्तूनख्वा जाके किसी थाने में देखें तो वहाँ क्या फ़र्क नज़र आएगा। उन्होंने कहा सारी तारीख के अंदर इस थाने में कत्ल ही नहीं हुआ कभी, और फिर कोई सेक्टेरियन वो उन्होंने उसके अलावा कोई वहाँ मसला मसाइल ही नहीं। तो कम्युनिटी मिल के अपने मसले हल करती है, इसलिए आपके लिए बड़ा आसान होगा बाय लॉज के ऊपर अमल करवाना, सफाई रखना। टूरिज़्म के लिए आप अपने गाँव को और अपने जो इलाके हैं इनको बचा के रख सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास वो कम्युनिटी है। और इंशाल्लाह आपके जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे उससे आप एक सही माने में एक सिस्टम बना सकते हैं जो कि इस सारे इलाके को बचा सकता है। और हम ये जो प्रोजेक्ट्स है, मैं सिर्फ आपके लिए ये अनाउंस ज़रूर करना चाहता हूँ, 370 अरब का 5 साल में पैकेज है। हाइडल पावर जनरेशन और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसके लिए अभी असद उमर ने अनाउंस किए सारे फंड्स। टूरिज़्म के साथ कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं अब आपके लिए आसान करने के लिए, वो जो बाबू सर की वो जो टनल है जो जिससे सारा एक और मिल जाएगा, यानी अगर लैंडस्लाइड भी आती है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट होगी। फिर यूथ स्किल्स और स्कॉलरशिप्स, ये बड़ा ज़रूरी है अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करना, वैल्यू ऐड करना। और हेल्थ, सारा जो आपका हेल्थ सिस्टम है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी अपग्रेडेशन करनी। और ये जो हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह आपके सारे शहरियों के पास जब आ जाएगा, ये याद रखें ये हेल्थ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके इलाके में आके हॉस्पिटल्स बनाएंगे अब, क्योंकि उनको पता होगा कि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और उसके ज़रिए वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम का अपग्रेड है। फिर वाटर और सैनिटेशन, जो स्कर्दू की बात की कि वहाँ ख़ास तौर पे सीवरेज सिस्टम की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो इतनी आपके ये गिलगित और वो स्कर्दू इतनी तेज़ी से फैल गए हैं कि वहाँ सीवरेज सिस्टम की ज़रूरत है, नहीं तो वो सारा पानी जाएगा दरियाओं में वो जो नीचे तक जाता है। और फिर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, देखिए जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं ना कि सीपैक पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वो बड़ी यानी वो वसी एक चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अंदर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है वो यहाँ कामयाब होगी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है और इस तरह की, तो इंशाल्लाह वो भी उसमें भी पूरी मदद करेंगे। और फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्सपेंशन, आपके एयरपोर्ट्स को बड़ा करें ताकि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट अब स्कर्दू में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आया करेंगी। कोशिश करते हैं, मुझे गिलगित में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कैसे आपकी मदद कर सकते हैं कि यहाँ भी फ़्लाइट्स डायरेक्ट आ सके। अभी तक तो सिर्फ स्कर्दू जा सकती हैं। लेकिन जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ वो ये, देखिए मैं जब भी आया, और आपको 15 साल या आज से 55 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो मुझे एक चीज़ तब भी याद है कि यहाँ के लोगों का एक, उनके अंदर एक ये तासुर था कि उनसे सुतेली माँ की ट्रीटमेंट करता है पाकिस्तान। यानी ऐसे था कि ये अपने ध्यान ही नहीं रख सकते लोग, तो वहाँ से कोई ऑफिसर, जब तक ऑफिसर नहीं आता, और वो फिर एक किस्म का वाइस रॉय बना हुआ होता था, सारे लोग समझते थे कि जो भी, यानी वो जो भी कहता था वो करना पड़ता था लोगों को। यानी लोग एम्पावर्ड नहीं थे, लोगों के पास इख्तियारात नहीं थे। ये मुझे तब से याद है कि यहाँ ज़रूर लोग ये कहते थे कि जी यहाँ बड़ा जुल्म होता है, हमें वहाँ से बताया जाता है कि हम कैसे अपने मामलात पे कैसे उनको चलाएं। ये जो, और फिर जब से उसके बाद भी मैं 30 साल पहले जब आना शुरू हुआ, फिर से हमेशा मुझे ये था कि ये एक जो हम अब तक जो सारा गिलगित बल्तिस्तान को सेंटर से, फेडरल गवर्नमेंट से चलाया जा रहा है, ये ऐसे हम वहाँ फेडरल गवर्नमेंट ऐसे समझती थी कि यहाँ लोगों के अंदर सलाहियत ही नहीं अपने आप को अपने पैर पे खड़ा होने की, अपने मामले खुद फैसले करने के लिए। और इससे बहुत हर कौम में बड़ा बुरा तासुर होता है, जो लोग बड़ा बुरा फील करते हैं कि वो समझेंगे जी ये इनमें तो सलाहियत ही नहीं अपने मामला चलाने के लिए। तो हमने ये जो आप कदम उठाए हैं और जो प्रोविजनल स्टेटस दिया प्रोविंशियल, ये आगे सारे स्टेप्स ये होंगे कि सारे फैसले आप करें, आपके ऊपर सारे इख्तियारात आपके पास जाएं,
आप बेहतर जानते हैं कि आप इस इलाके में किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं, कौन सी चीज़ पहले चाहते हैं। इस्लामाबाद में बैठ के कैसे फैसले हो सकते हैं इस इलाके के। तो ये जो आपको अब आप जा रहे हैं पूरी तरह इख्तियारात देने के लिए, वो इंशाल्लाह उसकी शुरुआत हो चुकी है। और फिर से मैं कहूँगा कि बड़ी खुशकिस्मती है इस इलाके की कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो पूरी तरह कमिटेड है, और हम सब समझते हैं कि इसमें काबिलियत है कि अब अपना सूबा चला सकता है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इस्लामाबाद से इसको डिक्टेशन दें कि जी आप ये करें वो करें, ये अपने फैसले खुद करें। तो आखिर में मैं सिर्फ अब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देखें कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक मुल्क कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कानून की बालादस्ती नहीं होती। ये बड़ा ज़रूरी आपको इस चीज़ को समझना। खुशहाली उस कौम में आती है जिसमें ताकत होती है इंसाफ करने की। और कानून की बालादस्ती का मतलब क्या होता है? ये भी हम सुनते रहते, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती का सिर्फ एक मतलब होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर होना। जब हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा दी जाएगी, वो भी कानून के ऊपर नहीं है। और फिर कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिस ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ये अपने जहन में डाल लें कि जो कौम जिसमें इखलाकी जुर्रत नहीं होती ताकतवर को कानून के नीचे लाने की, वो कभी खुशहाल नहीं हो सकती। क्योंकि जो छोटा चोर चोरी करता है वो तो जिसकी चोरी करता है उसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब आपके ताकतवर चोरी करते हैं, मुल्क के सरबराह, वजीर आजम, वजीर, जब तकड़े लोग, ताकतवर लोग चोरी करते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। क्योंकि वो जब चोरी करते हैं, वो तो चोरी करते हैं अरबों में। अब वो जब अरबों में चोरी करते हैं, वो अरबों रुपया अपने बिस्तर के तो नहीं छुपा सकते, लिहाजा उसको मुल्क से बाहर भेजते हैं। और ये हमारा ही नहीं, ये सारी दुनिया के अंदर गरीब मुल्कों की यही दास्तान है। जो दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क है उसको उठा के देख लें, उनके भी ताकतवर लोग, उनके वजीर आजम, उनके सदर, वो मुल्क से पैसा चोरी कर करके बाहर लेके जाते हैं। उनके भी बड़े बड़े महलात हैं मगरबी कैपिटल्स के अंदर, लंदन में, न्यूयॉर्क में, फ्रांस में। तो जब तक एक माशरा उन लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आता, उनका एहतसाब नहीं करता, छोटे छोटे लोगों का एहतसाब करना, पटवारियों का और ये थानेदार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नैब 20 साल से चल रही है, क्या करप्शन कब हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। और ये अब पाकिस्तान की इंशाअल्लाह हमारी खुशहाली के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अब एक ये ऐसी स्ट्रगल और जद्दोजहद चल रही है। जब भी हम जीतेंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे, ये वो मुल्क बनेगा जो आज से 70 साल पहले बनना चाहिए था, जो आज से 50 साल पहले बन रहा था। यहां तेजी से हम सारे इलाकों में हम सबसे तेजी से ऊपर जा रहे थे। मैं तो एक डेमोक्रेट हूं, मैं तो कभी भी किसी डिक्टेटर की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो तब जिस तेजी से डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही थी, हमें याद है वो दिन जिस तेजी से हमारा मुल्क ऊपर जा रहा था। और वो हमारा मुल्क सिर्फ इसलिए ऊपर नहीं गया कि जो हुक्मरान आए उन्होंने बजाय अवाम का सोचने के अपने पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो ये है हमारे अब स्ट्रगल और ये है जद्दोजहद।
और कौमें अपनी आज़ादी, अपनी खुशहाली जद्दोजहद करके लेती हैं। कभी भी हम चुप करके बैठे रहें और समझें कि आके कोई कौम आज़ाद ऐसे तो नहीं होती। आज़ादी के लिए कौम लड़ती है, जद्दोजहद करती है। यहाँ भी एक करप्ट माफिया बैठा हुआ है, इसके खिलाफ अब पूरी, इससे आज़ादी लेने के लिए पूरी जद्दोजहद है। और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग ही करवाई है मुकाबले के लिए, इन चोरों को हराने के लिए, इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क इसलिए ऊपर नहीं गया जो हुक्मरान आए उन्होंने अवाम का सोचने के बजाय अपने पैसे बनाए। वो मुल्क बनना चाहिए जो आज से 50 साल पहले बन रहा था।